नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 2024 का चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, गर्म और चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौती और नागरिकों की अपेक्षाओं पर। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। बीजेपी ने राजनाथ सिंह को तीसरी बार लखनऊ सीट से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि 1991 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि कही जाने वाली लखनऊ संसदीय सीट पर 1991 से कब्जा रहा है। अटल जी इस सीट से लगातार 5 बार सांसद रहे। वहीं 2014 में मोदी लहर में राजनाथ सिंह ने इस सीट से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता था। बीजेपी इस बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया है। इस बार राजनाथ सिंह जीत की हैट्रिक लगाने और जीत का मार्जिन 5 लाख करने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की अगुवाई में 1991 से लखनऊ संसदीय सीट पर कब्जा जमाए रखा है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह पर भरोसा दिखाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट से अपने विधायक रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। जानकारों का मानना है कि राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को लखनऊ से मैदान में उतारना बीजेपी के पक्ष में जाता है, क्योंकि विपक्ष के पास उनके कद का कोई दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहचान बनाने में और लोगों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर एक जो कल्चर हमेशा से रहा है वो एक जिसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने वाला है। एक शांति प्रिय कल्चर रहा है, पढ़ने लिखने वाला। यूनिवर्सिटी यहाँ पे कई सारी हैं, तो इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंपेन करने में और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में थोड़ी आसानी होती है। हालांकि नौकरियों की तलाश में लखनऊ पहुंचने वाले लोगों की आबादी वोटर लिस्ट में जुड़ रही है। इससे बीजेपी को सीट बरकरार रखने के लिए जमीन पर कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी वीकनेस ये है कि यहाँ से किसी भी बड़े कैंडिडेट के जीतने के बाद एक कंपल्शन सा बन जाता है कि फिर उसी कैंडिडेट को रिपीट किया जाए, क्योंकि ये उनके लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। इसकी वजह से जो नए वोटर्स हैं, जो लखनऊ में काफ़ी बड़ी संख्या में हर साल जुड़ते हैं और 5 साल आते आते उनका नंबर काफ़ी हो जाता है, तो उनके अंदर जो एक चेंज की भावना आती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चैलेंज के तौर पर रहती है। इस बार लखनऊ की सभी 5 विधानसभा सीटें बीजेपी ने नहीं जीती थी, इसलिए पिछली लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार लड़ाई मुश्किल दिख रही है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी के लिए सेफ मानी जाती है। 91 से लगातार बीजेपी के ही मतलब पास है ये सीट। हाँ, इस बार कैंडिडेट थोड़ा तगड़ा आने वाला है। पिछली बार कैंडिडेट पूनम टंडन थी तो वो अचानक आई तो कोई खास नहीं। इस बार समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो रविदास मेहरोत्रा और राजनाथ सिंह की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कुल 80 सांसद भेजता है, इसलिए इसकी अहमियत ज्यादा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में कराए जा सकते हैं। एमपी में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर हो रही थी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल लिस्ट आई तो पता चला कि शिवराज विदिशा से चुनाव मैदान में है। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ये सीट मुझे अटल जी ने सौंपी थी, मेरे बाद सुषमा जी ने जिम्मेदारी ली। अब 20 साल बाद फिर मुझे अवसर मिला है। बीजेपी मेरी माँ है जिसने मुझे सब कुछ दिया। विदिशा से मेरा भावनात्मक लगाव है। इस रिपोर्ट में देखिए। विदिशा लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एक है।
इस लोकसभा क्षेत्र में रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। विदिशा सीट 1967 में परिसीमन के बाद वजूद में आई थी। तब जनसंघ ने चुनाव जीता था। 1980 में जनसंघ से बीजेपी का जन्म हुआ। 1989 से विदिशा सीट बीजेपी का मजबूत किला लगातार बनी हुई है। ये क्षेत्र ही बीजेपी या हिंदुत्व से जुड़ा होने का वो सुरक्षित सीट सोच करके अटल जी ने यहाँ चुनाव लड़ा था। सुषमा स्वराज ने भी सुरक्षित सीट सोच करके यहाँ चुनाव लड़ा था। तो ये क्षेत्र जो है बीजेपी माइंडेड है। उसका कारण ये कि शुरू में ये हिंदू महासभा का गढ़ था, बाद में जनसंघ का रहा, और फिर जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण समय तक ये उसके पक्ष में रहा। यही भाजपा को तो चुनाव जहाँ तक लोकसभा सीट का सवाल है, सन 67 से कोई कांग्रेस का उम्मीदवार चुनौती बनकर नहीं यहाँ पर आ चुका है। हालांकि 2 बार कांग्रेस जीती भी है, लेकिन वो बहुत मामूली वोटों से जीती थी। एक बार 5000 वोट से, एक बार 9000 वोट से, लेकिन कभी चुनौती नहीं रही। तो ये तब से लेके आज तक ये मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। इस सीट से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और रामनाथ गोयनका जैसे दिग्गज सांसद रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। आखिरी बार 2004 में यहां से शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीता था। अब 18 साल बाद शिवराज फिर विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने 1980 और 1984 में यहां से लोकसभा का चुनाव जीता था। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा का दावा है कि इस बार बीजेपी विदिशा में जीत नहीं पाएगी। एक ही रणनीति रहेगी कि अब ये झूठी घोषणाएं करने वाले, झूठ बोलने वाले जो भी भाजपा का गेम प्लान है, इसको एक्सपोज किया जाए और भाजपा के प्रत्याशी चाहे शिवराज सिंह चौहान हो चाहे कोई भी हो, इन्हें बुरी तरह से क्षेत्र की जनता नकारे, क्योंकि इन्होंने 25-30 साल में सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम ऐसा उल्लेखनीय काम दिशा में नहीं किया कि जिससे कि इनका रिपीटेशन या सुनने की जरूरत पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनावी इतिहास को देखें तो कांग्रेस के लिए बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लगाकर शिवराज सिंह चौहान को हराना आसान नजर नहीं आता। बीजेपी ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की दूसरी सूची में उनके नाम का ऐलान हुआ है। ये वही विवेक बंटी साहू हैं जिन्होंने बीजेपी को कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के खिलाफ भी मैदान में उतारा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से इन्हीं पर अपना भरोसा जताया है। बता दें कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का मजबूत किला है। वंशवाद के मुद्दे पर बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनावों के लिए भले ही मध्य प्रदेश बीजेपी का मजबूत किला हो, लेकिन छिंदवाड़ा सीट पर लंबे वक्त से कांग्रेस का ही राज है। मंगलवार को कांग्रेस ने जब उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, तो इसमें छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और मौजूदा सांसद नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद का चुनाव जीता है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक इस बार बीजेपी की कोशिश कमलनाथ के किले पर कब्जे की रहेगी। इस बार स्थितियां बदली हैं, क्योंकि कांग्रेस से भी बड़े बड़े नेता भी छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं और सुना है कुछ लोग और भी जाने वाले हैं। तो जिस तरह से भी जाने का क्रम चल रहा है, तो इस बार मेरे हिसाब से नकुलनाथ को भी चुनौती रहेगी छिंदवाड़ा से जीतने की। लेकिन वो लोग इस तरह से कि भाई 44 साल से जो संबंध है, जो उनके काम है, विकास कार्य हैं, उनकी दुहाई दी जा रही है। कांग्रेस से ज़्यादा इस बार व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ा जा रहा है नाथ परिवार द्वारा। कांग्रेस को छिंदवाड़ा में कराए गए विकास के कामों पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी यहां इस बार भी नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी यदि कोई मुद्दे लेके जाती, उनके पास मुद्दे हुए 10 साल से उनकी केंद्र में सरकार, उनके पास कुछ मुद्दे, विकास के मुद्दे
गरीबों के काम के मुद्दे या अन्य जो बहुत सारे मुद्दे जो कमलनाथ जी के पास होते हैं, जन कल्याण की योजनाओं को लेकर, निजी योजनाओं को लेकर, वो भाजपा पास होते तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच में अपनी बात कहते हैं। हम जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी वंशवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए जनता के बीच जा रही है। देश की जनता ने परिवारवादी पार्टियों को सभी जगह से खदेड़ा है। तो आपके माध्यम से मैं छिंदवाड़ा की जनता को अपील करूंगा कि यहाँ भी जो परिवारवाद जमा हुआ है उसको यहाँ से समाप्त करें और यहाँ विकास का कमल खिलाएं, जिससे कि जो काम रुके पड़े हैं वो डबल इंजन की सरकार से के माध्यम से तेज गति से छिंदवाड़ा का विकास हो। माना जा रहा है कि बीजेपी का अभियान काफी हद तक प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेगा। बीजेपी ने छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। विवेक पिछले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ से हार गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी बिसात भी चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। बता दें कि मध्य प्रदेश की बात करें तो यह बीजेपी एक अहम प्रयोगशाला बन चुका है। गुना ग्वालियर संभाग हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। कांग्रेस के एकमात्र नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पॉपुलर थे वे भी बीजेपी में आ गए हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर इस बार काफी टकराव देखने को मिल सकता है। बता दें ग्वालियर लोकसभा सीट बीजेपी के संस्थापक सदस्य यानी राजमाता विजय राजे सिंधिया और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का गढ़ मानी जाती है। ग्वालियर लोकसभा सीट पर नतीजा तय करने में राजघराने यानी सिंधिया परिवार का खास असर देखने को मिला है। अब तक ये सीट या तो राज परिवार के किसी सदस्य के पास रही है या फिर यहाँ से वो उम्मीदवार जीता है जिसे सिंधिया परिवार का आशीर्वाद हासिल हुआ। राजमाता विजया राजे सिंधिया के अलावा उनके दिवंगत बेटे माधवराव सिंधिया और बेटी यशोधरा राजे सिंधिया इस सीट से सांसद रह चुके हैं। ग्वालियर चंबल संभाग पर निश्चित तौर पर सिंधिया परिवार का शुरू से बहुत प्रभाव था और चूंकि ये ग्वालियर राज परिवार का मुख्यालय था तो यहाँ की लोकसभा सीट पर शुरू से ही इस परिवार का प्रभाव रहा। जब 1952 में यहाँ से हिंदू महासभा जीती तब भी वो सिंधिया के समर्थक थे। और अगर परिवार की ही बात करें तो जो अब तक टोटल 16 चुनाव हुए हैं उनमें से 50% बार तो सिंधिया परिवार का कोई ना कोई सदस्य ही जीता है। बीजेपी का मानना है कि इलाके में लोगों की भलाई के लिए शाही परिवार की तरफ से किए गए कामों का असर साफ तौर पर दिखता है। जनता की भलाई के लिए जो काम ग्वालियर में हुए हैं, आपको पता होगा कि पहली सीवर लाइन ग्वालियर में आई, पहली स्ट्रीट लाइट ग्वालियर में आई। ग्वालियर के आसपास ऐसे बांध आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व बना दिए गए जो आज तक यहाँ की पेयजल व्यवस्था और यहाँ की सिंचाई व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हैं। तो ऐसा राजा जहाँ रहा हो जो जनता के कल्याण, जनता की भलाई के लिए काम करता रहा हो, तो निश्चित तौर पर उस परिवार के प्रति सहानुभूति, उस परिवार के प्रति श्रद्धा, लगाव स्वाभाविक रूप से रहता है। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि हाल के दिनों में राजघराने का असर कम हुआ है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से परिवार की छवि खराब हुई है। आज जो हालात हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस छोड़कर गद्दारी करके और बल्कि जनमत को जो विक्रय करके चले गए, उसके बाद मुझे लगता है कि सिंधिया घराने की जो इमेज है वो टेंट हो गई और यही कारण है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर से लड़ने की अपेक्षा उन्होंने जो गुना की तरफ रुख किया है। तो अब ये मुझे लगता है प्रभाव नहीं है बल्कि ये तिलिस्म जो है महल का वो टूट चुका है। ग्वालियर लोकसभा सीट से इस वक्त बीजेपी के विवेक नारायण सेजवलकर सांसद हैं। हालांकि पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अभी ग्वालियर से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में 29 में से 28 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की थी। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में कराए जा सकते हैं।
यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन दिनों जम्मू कश्मीर का सियासी पारा हाई है। परसीमन के बाद यहां का समीकरण बदल गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग उठ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। 2014 से बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा जम्मू लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2022 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर इसमें काफी बदलाव किया गया है। परिसीमन के बाद जम्मू सीट में मुस्लिम बहुल राजौरी और पुंछ जिलों के इलाकों को हटा दिया गया है। इनकी जगह पर सांबा और रियासी जिलों के नए हिंदू इलाकों को शामिल किया गया है। जम्मू के कुछ लोग मोदी सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हैं। जब से ये बायोमेट्रिक आपकी अटेंडेंस आई है और लोगों के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती हो चुकी है, स्ट्रिक्टनेस है। पहले आप गवर्नमेंट स्कूल्स देखते थे, कॉलेजेस देखते थे, अपने आप हॉस्पिटल्स देखते थे, हार्डली द ऑफिसर्स, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ वर अवेलेबल। लेकिन अब वो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया, आप माने या ना माने। कुछ लोगों की मांग है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा फिर से बहाल किया जाना चाहिए। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। तब से ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। फिलहाल जम्मू में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। लोगों की मांग है कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबसे पहले चीज जो जम्मू कश्मीर के निवासी चाहते हैं वो यहाँ पे फटाफट स्टेटहुड रिस्टोर हो और यहाँ पे असेंबली के भी इलेक्शन हो। दूसरी रही बात पार्लियामेंट्री इलेक्शन की, हर कोई नागरिक अपनी सरकार से कुछ बेसिक नीड्स चाहता है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने देखा होगा जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसमें जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आया वो 21% से थोड़ा सा ऊपर ही था। मेरे को एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहिए। बीजेपी ने इस बार भी जम्मू सीट से जुगल किशोर शर्मा को टिकट दिया है। विपक्ष ने अभी जम्मू से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बीजेपी अपीयर्स अ लॉट कॉन्फिडेंट। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। वैसे ही नेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने इस इलेक्शन को वो लेकर चल रहे हैं, एक प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन। बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि बीजेपी इज अ लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट। वो कहते हैं कि हमारी 2 टर्म्स बहुत अच्छी रही और तीसरी टर्म में ज्यादातर वो उन्हीं लोगों को रिपीट कर रहे हैं जिस तरह से जो पहली 2 टर्म में जीते हैं। लेकिन उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से और जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने जो अपने सिटिंग एमपी जो 2 टर्म पहले जीत चुके हैं उन्हीं पे ही अपना ट्रस्ट रखा है, उन्हीं को ही रिपीट किया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 2019 में इनमें से 3 सीटें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और 2 बीजेपी ने जीती थी। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी हुआ। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आया डेटा। ईसी ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा। राजनीतिक दलों का चंदा देने वालों का नाम। दिल्ली से खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी हुआ। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आया डेटा। ईसी ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा। राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के नाम। दिल्ली से खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी हुआ। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आया डेटा। ईसी ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड। राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों का नाम जारी हुआ। दिल्ली से खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी हुआ। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आया डेटा। ईसी ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। यह प्रेस नोट है जिसमें
बाकायदा वेबसाइट दी गई है जहां पर जिन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी भी पार्टी को अगर चंदा दिया होगा तो उसमें उस कंपनी का और कितना चंदा दिया इसका पूरा ब्यौरा मिल सकेगा। राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के नाम जारी। फिलहाल चुनावी अखाड़े में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।